चंदा मामा दूर के, ये कविता तो सबने सुनी ही होगी। क्या जब एस्ट्रोनॉट की एक टीम मून मिशन के लिए जाए मगर स्पेस के खतरों के बीच एक एक करके मारे जाने लगे और बचता है सिर्फ एक अकेला एस्ट्रोनॉट, वो भी अर्थ से लाखों किलोमीटर दूर। क्या वो अब जिंदा बचकर अर्थ पर वापस आ पाएगा? इन्हीं सब चीजों को बताती है थ्रिल से भरी आज की साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी हॉलीवुड मूवी इज प्रेजेंटिंग द मून। कहानी की शुरुआत साल 2024 से होती है, जहां साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी ASC अपने एस्ट्रोनॉट को मून पर रिसर्च करने के लिए भेज रही होती है। तभी हम स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग को देखते हैं, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को आसानी से पार कर लेता है और मून के सरफेस की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो मून पर लैंड करने वाला होता है, तभी एक टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते पूरा स्पेसक्राफ्ट ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें बैठे सभी एस्ट्रोनॉट मारे जाते हैं। इस दुखद घटना के बाद पूरे 5 साल का समय बीत गया है, जहाँ साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी ने हार न मानते हुए फिर से अपने 3 एस्ट्रोनॉट को तैयार करके चांद पर भेजने का प्लान बनाया है। ये तीनों एस्ट्रोनॉट ली, जो होयांग थे, मगर अभी भी सभी 5 साल के हादसे को भूले नहीं थे। इस बार सब कुछ अच्छे से हो, इसके लिए सभी लोग काफी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिससे इस बार सब कुछ ठीक रहे। जहां चांद पर जाने से पहले तीनों एस्ट्रोनॉट अपना संदेश कोरिया की आम जनता को देने लगते हैं। जहां पहले ली बताता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, जब वो चांद पर होगा तभी उसकी डिलीवरी होगी और वो मून पर बैठकर ही बच्चे का नाम सिलेक्ट करेगा। वहीं जो कहता है कि वो अपनी फैमिली को प्राउड कराने के लिए चांद पर जा रहा है, जबकि होयांग का मून मिशन बहुत ही खास होता है, क्योंकि 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, उन एस्ट्रोनॉट्स में से एक होयांग के पिता भी थे। 5 साल बाद होयांग अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए चांद पर जा रहा होता है। अब यह तीनों के तीनों स्पेसशिप से सेफली अर्थ के ऑर्बिट से निकल जाते हैं, मगर चांद के नजदीक पहुंचते ही एक बार फिर से प्रॉब्लम चालू हो जाती है और उनके स्पेस से सोलर आकर टकरा जाता है, जिससे उनके स्पेसक्राफ्ट को काफी नुकसान होता है। उनका अर्थ के नियर बेसिस से संपर्क भी टूट जाता है। वहीं ये सूचना आम जनता के बीच में पहुंचते ही हड़कंप मच जाता है और चारों तरफ इसकी न्यूज आग की तरह फैलने लगती है, क्योंकि उनका पहला मिशन भी फेल हो चुका था। वहीं स्पेस में ली और जो शिप से बाहर निकलते हैं और फ्लेयर से हुए नुकसान को रिपेयर करने लगते हैं, जिससे उनका अर्थ से दोबारा कांटेक्ट हो पाए। वहीं होयांग अंदर से ली और जो को गाइड कर रहा होता है। वहीं हम बाहर देख पाते हैं सोलर फ्लेयर्स के कारण उनके फ्यूल टैंक में लीकेज हो गया था। जब तक कि उनमें से इसके बारे में समझ पाता, तभी वहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है। जिसने ये लीकेज ढूंढा था वो वहीं पे मारा जाता है, जबकि कमांडर ली इस ब्लास्ट में काफी घायल हो जाते हैं। कमांडर ली अभी भी सेफ्टी वायर के थ्रू शिप से जुड़े हुए थे। वहीं अर्थ पर मेन बेस को कुछ समय के लिए सिग्नल मिलते हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं होते। यहाँ पर बेस में पता चल चुका होता है कि ब्लास्ट में जो नहीं बचा। होयांग भी कमांडर ली को बचाने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन कमांडर ली बाहर से उसको ऐसा करने से मना कर देते हैं। यहाँ कमांडर ली होयांग को बताते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही घायल है और वो अब नहीं बच पाएंगे, इसलिए होयांग को अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। वो अभी भी अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते कमांडर ली ने कम्युनिकेशन एंटीना को ठीक कर दिया था, जिससे सिस्टम रिबूट के बाद फिर से मेन बेस से बात कर पाएगा। यहाँ कमांडर ली होयांग के लिए अपनी सेफ्टी वायर खोल देते हैं और स्पेस के काले घने अंधेरों में आखिरी सांस लेते हुए बह जाते हैं। अब जैसा कि कमांडर ली ने कहा था, होयांग अपने सिस्टम को रिबूट करता है और अर्थ से संपर्क कर पाता है, जहां पर वो पूरा एक्सीडेंट बताने लगता है कि कैसे ली और जो मारे जा चुके हैं। वहीं उनका स्पेस भी डैमेज हो चुका था। उधर मेन बेस की तरफ से होयांग को इंतजार करने को कहा जाता है, जब तक वो लोग मिलकर कोई फैसला ना करें अब आगे क्या करना है, क्योंकि वो स्पेस पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। और ये सब कुछ जानकर पूरे कोरिया में कोहराम मच चुका था, जिस पर साइंस मिनिस्टर बात करते हुए कहते हैं वो लगातार 2 मिशन में फेल नहीं हो सकते और उनको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उधर बाकी साइंटिस्ट भी बातचीत करके फैसला करते हैं कि उन्हें पहले मिशन के किंग हेड को बुलाना होगा, क्योंकि उसी ने दोनों मिशन के सभी इक्विपमेंट को डिजाइन किया था। मगर पिछले मून मिशन के फेलियर के बाद उसने स्पेस एजेंसी को छोड़ दिया था। मतलब इन सभी के हिसाब से निगरानी में पिछला मून मिशन फेल हुआ था वो वही है जो उनके मून मिशन को बचा सकता है। अब यहाँ से किम को जल्दी बुलाया जाता है, जिससे वो शुरू में मना कर देता है, क्योंकि उसकी वजह से ही पिछला मिशन फेल हुआ था। उसको पता चलता है कि इस मिशन
में होयांग फंसा हुआ है, जो कि पहले मारे गए एस्ट्रोनॉट में से एक का बेटा होता है, जिससे किंग मान जाता है। वहीं बेस पर सभी साइंटिस्ट को पता चलता है कि इस इंसिडेंट के बाद होयांग के शिप का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। इन्हीं मुसीबतों के बीच किम उसको कहता है उसको एक थ्रस्टर चालू करके स्पेस के ऑर्बिट में फायर करना चाहिए, और होयांग ऐसा ही करता है। फाइनली शिप स्टेबल हो जाती है, साथ ही होयांग के शिप का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है। अब आगे किम होयांग से बात करते हुए कहता है कि अगले निर्देश तक इंतजार करना होगा, और इंतजार करते हुए होयांग अपने पिता को याद करता है, कैसे उनके जाने के बाद उसका सिर्फ यही सपना था, मगर अब वो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं किम अपने एक्स वाइफ को कॉल करता है, जो कि नासा में काम करती है। वो उससे मदद मांगता है कि नासा उनकी मदद करे होयांग को बचाने में। किम की एक्स वाइफ उसको बताती है कि नासा कभी भी साउथ कोरिया के एस्ट्रोनॉट के लिए अपने एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डालेगा। अभी किम अपनी एक्स वाइफ से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसको आगे बताया जाता है कि किम की इजाजत के बिना ही होयांग ने लैंडर को एक्टिवेट कर दिया है। वो अपने आप ही मून पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ पर सब उसको ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि लैंडर भी उस सोलर फ्लेयर से डैमेज हो गया था। मगर होयांग रिस्क लेने को तैयार था। वो कहता है कि चांद के इतने नजदीक आकर मैं वापस नहीं लौट सकता। वो किम के ऑर्डर को भी मानने से मना कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं होयांग अभी भी किम को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानता था। वहीं होयांग कहता है कि मैं अपने देश कोरिया के लिए और मैं अपने पिता के लिए ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। और अब यही खबर कि होयांग चांद पर लैंड करने वाला है, ये खबर आग की तरह फैल जाती है और चारों तरफ सिर्फ इसी की बातें होने लगती हैं। यहाँ किम को एक और बुरी खबर का पता चलता है कि होयांग मून के जिस हिस्से में लैंडिंग करने वाला है, वहाँ जल्दी ही बहुत बड़ी मिटियोर सार होने वाली है। यानी कि अगर कैसे भी होयांग मून पर लैंडिंग कर लेता है, वो तब भी मारा जाएगा। ये तो बिल्कुल आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात हो गई। अब आप सोच के देखिए कि कौन है बुद्धिहीन व्यक्ति जिसने ये मून मिशन दोबारा एग्जीक्यूट करने के लिए पूरे 5 साल लिए, मगर फिर भी ये हाल हो रहा है। पर फिर भी कई मुसीबतों के बाद होयांग मून पर लैंड कर लेता है, और अब ये सब देखकर पूरा कोरिया इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करने लगता है। वहीं होयांग भी अब लैंडर से निकलकर चांद पर कदम रखता है, पर रिस्पेक्ट के लिए अपने साथियों की निशानी वहीं छोड़ देता है, जहां पर वो कोरिया का झंडा लगाकर बाकी सारे काम करने लगता है। होयांग चांद से सैंपल इकट्ठा करने के लिए रोलर में बैठकर चांद पर निकल जाता है। वहीं एक ड्रोन ऊपर से नजर रखेगा। अब होयांग ने हिम्मत करके चांद पर लैंड तो कर लिया था, मगर वापस जाने के लिए उसकी स्पेसशिप और लैंडर में काफी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। वहीं किम बाकी के सभी साइंटिस्ट के साथ मिलकर उनको सॉल्व करने लगता है। कोरिया की सरकार नासा से ऑफिशियल मदद मांगते हैं ताकि होयांग को मून से वापस लाया जा सके। इधर किम की एक्स वाइफ भी नासा से होयांग की मदद करने की बात करती है। वहीं नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं कहकर मना कर देते हैं। होयांग चांद के जिस हिस्से में है वो जल्द ही मिटियोर सावर होने वाला है, और वो होयांग के लिए अपने एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकते। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। आगे हम जानेंगे कि क्या होयांग सही सलामत बच पाया। और अगर गाइज मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।